हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए, कांस्य नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के जिस स्थल से प्राप्त हुई है वह मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब? 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी और यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग अगर देखें तो 4 इंच के लगभग इसकी ऊंचाई बताई गई है, 4 इंच के लगभग। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख है? तो देखिए, वैदिक कालीन रत्नियाँ इट मीन सप्त ऋषियों का इसे अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो सप्त ऋषियों का जो समूह है, सप्त ऋषियों की सूची है, उसी को वैदिक कालीन रत्नियों की सूची कहा गया है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, कौन से ग्रंथ में इनका उल्लेख है? तो देखिए, सप्त ऋषियों का जो उल्लेख है, वैदिक कालीन रत्नियों का उल्लेख है, वो है शतपथ ब्राह्मण में। तो देखिए, शतपथ ब्राह्मण किसी में भी नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख है। इसमें देखिए, शतपथ ब्राह्मण अगर हम देखें तो ये यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये वेदों के जो अनुष्ठानिक या फिर धार्मिक पक्षों का इसमें वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण को वैदिक रत्नियों या फिर आप सप्तऋषियों की सूची कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये सप्तऋषियों की सूची जैसे कि भारतीय जो ऋषि हैं उनका एक समूह था और इस समूह का बहुत ही महत्व था उस समय। ये जो ग्रंथ है, कौन सा? शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसमें ऋषियों की यज्ञ और धार्मिक कर्म कांडों के बारे में इसमें विवरण मिलता है। इनमें इनके आदर्श जीवन की बात कही जाती है शतपथ ब्राह्मण में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। कहाँ पर हुआ था? राजगृह बिहार में जो है, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के समय में। वहीं अगर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन देखें तो वो कालशोक के समय में हुआ था। कालशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो देखिए, कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने कलिंग विजय जो प्राप्त की थी उसका वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। वहीं अगर चौथे शिलालेख में हम देखें तो धर्म प्रचार और धम्म नीति का उल्लेख है वो चौथे शिलालेख में है और 5वें शिलालेख में धम्म मात्र की नियुक्ति का उल्लेख है वो 5वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, अल मसूदी जो अरबी यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, अल मसूदी है वो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था और इन्हें राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी और श्रेष्ठ शासक बताया था कि इन्होंने अल मसूदी ने। अल मसूदी एक भूगोलिक थे, अलौकिक इतिहासकार थे और कहाँ से आए थे? तो ये एक अरबी यात्री थे और इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संत के भजन सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं? तो देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में जिन के भजन संग्रहित हैं वह रैदास जी के भजन हैं वो जो सिख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें इनके भजनों को संग्रहित किया गया है। इनका मानना ये था कि ईश्वर हर जगह विद्यमान होता है और उसकी भक्ति और प्रेम से ही भक्ति और प्रेम से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो भजन किसमें, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन संग्रहित हैं? रैदास जी के भजन संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल कालीन स्थापत्य कला का कौन सा
तत्व भारतीय और फारसी स्थापत्य का मिश्रण दर्शाता है। तो देखिए भारतीय और फारसी स्थापत्य का मिश्रण जो दर्शाता है मुगल काने स्थापत्य, वो मेहराब और गुंबद हैं। इससे जो है भारतीय और फारसी दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो राजपूताने का शासक भारमल, राजा भारमल जो आमेर के राजा थे, इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ? अकबर के साथ में किया था और अपने पुत्र भगवंत दास और पोते मान सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था। यह तो सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार करने वाले थे राजा भारमल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। वहीं अगर स्त्रियों का योगदान देखें तो इसमें कस्तूरबा गांधी जी, मणिबेन पटेल, शारदा बेन, मीहू बेन और शारदा मेहता, इन सभी महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधी जी से विवाद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें ये पहली बार यहाँ पर मतदान हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु उसके बाद में गांधी जी से इनका विवाद हो गया था और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्हें इस्तीफा देने के बाद में जो शेष समय बचा था उसके लिए जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेष समय के लिए जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जगह पर अध्यक्ष रहे थे। तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में जो हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समिति, एक तरफ उनके अध्यक्ष। तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, तो 1 में 4। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, तो 1। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 2। और कार्य संचालन समिति कौन थे? KM मुंशी, तो 3। 4, 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका हो उसमें क्या है? शब्दों का एक क्रम है, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द जो है वो सीक्वेंस में है। तो इसमें तो लोकतंत्रात्मक पहले आ गया, इसमें पंथ निरपेक्ष पहले आ गया, इसमें समाजवादी पहले आ गया। तो राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा है? तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे भारतीय मौलिक अधिकारों का हृदय या आत्मा कहा है। इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा निपटारा कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न जो शंका या फिर विवाद होते हैं उनका निपटारा जो होता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत ये उच्चतम न्यायालय इनके विवादों का निपटारा करता है और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। देखिए तो राज्यसभा के प्रतिनिधि दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा के प्रतिनिधि कितने हैं? 10 हैं, तो 1 में तो 1 हो जाएगा। गुजरात में टोटल अगर देखें तो गुजरात में 11 हैं, तो 3। वहीं अगर कर्नाटका में देखेंगे तो कर्नाटका में टोटल कितने सीटें हैं? 12 प्रतिनिधि, तो 4 हो जाएगा। और पंजाब में 7, तो लास्ट में 2 हैं, तो कौन से ऑप्शन में होगा? तो देखिए 1, 3, 4, 2, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 173 है उसमें ये वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु जो है वो उसे मतलब पूरी कर चुका हो, तो वो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के काबिल है। अगला प्रश्न है, राजमन्नार समिति का गठन कौन सी राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तो देखिए राजमन्नार समिति का जो गठन है वो 1969 में, उल्टा लिख दिया, 1969 में किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा पीवी राजमन्नार जो हैं इनकी अध्यक्षता में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा, और इसका गठन जो है वो मतलब राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की आय के स्रोत क्या हैं। तो देखिए नगर निगम के आय के स्रोत नगर निगम के आय के बहुत से स्रोत होते हैं, जैसे चुंगी कर वसूली भी नगर निगम के आय का स्रोत है, गृह कर भी है, लीज भी है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसी के साथ में रोड कटिंग से हो सकता है, विज्ञापन हार्डिंग हो सकता है, यूडी टैक्स जो है वो नगर निगम के आय का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये सभी नगर निगम के आय के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सा मतदान अधिकारी विधानसभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। तो विधानसभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी पूछा है। देखिए द्वितीय मतदान अधिकारी तो क्या होता है, जो शाही लगाता है, सब वोट डालने जाते ही होंगे, तो जो शाही लगाता है या और जो निर्वाचक रजिस्ट्रार होता है वो प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। तृतीय मतदान अधिकारी निर्वाचन जो पर्ची प्रभारी होता है वो तृतीय मतदान अधिकारी होता है। वहीं अगर चतुर्थ मतदान अधिकारी देखें तो ये लोकसभा के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है चतुर्थ मतदान अधिकारी। लेकिन जो पंचम मतदान अधिकारी होता है वो क्या होता है, वो विधानसभा निर्वाचन का जो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है वो पंचम मतदाता अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन होता है। तो देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन 24 घंटे होता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1098। तो 1098 पे 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर करके चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर चालू रहता है। इसमें क्या होता है कि राज्य के जो बच्चे किसी परेशानी में पीड़ित हो या फिर लावारिस हो, जिनकी देखभाल के लिए कोई ना हो, तो उनके संरक्षण के लिए 24 घंटे जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर लगी रहती है। ये नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में फोबोस और डिमोस उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है। तो देखिए फोबोस और जो डिमोस है वो मंगल ग्रह से संबंधित इसके छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। इनका जो ये कैसे होते हैं, तो ये चट्टानी और अनियमित आकार के होते हैं, मंगल की सतह के नज़दीक होते हैं। जैसे फोबोस है वो क्या है, मंगल के करीब है, लेकिन डिमोस जो है वो तो ये मंगल के करीब हो गया तो तेज़ी से परिक्रमा करेगा, और डिमोस जो है वो थोड़ा सा दूर है तो उसको टाइम लगेगा। तो ये मंगल के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न है, भूकंप का अधिकेंद्र होता है। तो देखिए भूकंप का अधिकेंद्र जैसे कि वह बिंदु जो कि पृथ्वी की सतह पर ठीक उस स्थान से उत्पन्न होता है जहां भूकंप का वास्तविक उद्गम स्थल होता है, तो अधिकेंद्र कह सकते हैं भूकंप का वास्तविक उद्गम केंद्र। यहाँ पर क्या होता है, भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। अधिकेंद्र को भूकंप की तीव्रता और प्रभावी मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है अधिकेंद्र को। तो भूकंप की सतह पर बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर हो, तो ये ही क्या है, अधिकेंद्र है। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन से क्षेत्रों में चक्रवात बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो कौन से क्षेत्रों में चक्रवात बनने की संभावना सबसे अधिक, जैसे कि 5 से 30 डिग्री अक्षांश है, उनके मध्य जो है वो सबसे ज़्यादा चक्रवात बनने की संभावना होती है। इसमें क्या है, तापमान जो है वो अधिक होता है, तो इसके लिए चक्रवात बनने के लिए महत्वपूर्ण होता है तापमान अधिक होगा तो चक्रवात बनेगा। साथ ही में यहाँ पर जो है वो कोरियोलिस बल वो पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इस कारण यहाँ जो चक्रवात है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाएंगे 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य।
अगला प्रश्न है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए 1 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो लगभग अगर देखें तो 111 किलोमीटर के बराबर होगा 1 डिग्री अक्षांश। तो देखिए सबसे पहले तो पृथ्वी पर बिंदु हैं वो उत्तर और दक्षिणी दिशा में मापने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये इन दोनों की जो दूरी है इनको मापने में प्रयोग में किया जाते हैं। जैसे इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया। प्रत्येक अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा के समांतर होती है। बिल्कुल भूमध्य रेखा के समांतर होगी अक्षांश रेखाएं। तो इसमें पूछा गया है 1 डिग्री अक्षांश वो लगभग कितने के बराबर, 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होगी। अक्षांश का मतलब होता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो पूछी गई है वो पृथ्वी की मापन दूरी होती है। तो देखिए दो अक्षांशों के मध्य बीच की दूरी कितनी हो, 111 किलोमीटर होगी। तो ये अगर हम देखें तो टोटल कितने दो शून्य है, कौन से पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इनको हटा करके तो ध्रुवों की ओर जो है ये घटकर कितनी शून्य हो जाती हैं। जैसे ऐसे करते जाएंगे अक्षांश तो ध्रुवों पर कितनी हो जाएगी, एकदम बिंदु डॉट बन जाता है अक्षांश ध्रुवों की ओर जाते जाते। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांशों की जो दूरी है वो ध्रुवों पर कितनी होती है, तो बिल्कुल शून्य होती है ध्रुवों पर अक्षांशों की दूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो ज्वारों के बीच का अंतर। तो देखिए दो ज्वारों के बीच का अंतर अगर देखें तो 12 घंटे 26 मिनट लगभग मान के चलते हैं। दो ज्वारों के बीच का जो अंतर है वो ये अंतराल चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ बदलता भी रहता है, परंतु मोस्टली जो है वो 12 से घंटे 26 मिनट का अंतराल मानकर चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की परिक्रमा के कारण है दो ज्वारों के बीच के जो समय है वो पूरी तरह स्थिर नहीं होता है। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है, तो देखिए इसका कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की परिक्रमा, ये ज्वार भाटे का प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या लगभग कितनी, 121 करोड़। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अगर देखें तो सबसे बड़ा था उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार। तो किस में दिया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाले तो सबसे पहले दिल्ली आता है केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली। उसके बाद में कौन सा, पुदुचेरी, और उसके बाद चंडीगढ़। तो ये थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। वहीं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे, तो मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ये 3 जो राज्य हैं वो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदियों पर स्थित है। तो टिहरी जल बांध परियोजना, उसका निर्माण भागीरथी नदी पर इसका निर्माण, या भागीरथी हो या फिर भिलांगना इसे कहते हैं, इस पर इसका निर्माण किया गया है। भागीरथी भिलांगना के संगम से आगे उत्तराखंड में, कहाँ पर, इनसे आगे चलकर उत्तराखंड में टिहरी जो बांध है, टिहरी जिले में टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का अगर मुख्य उद्देश्य पूछे तो ये भागीरथी और भिलांगना नदियों की अतिरिक्त जल संग्रहण करना, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। इस परियोजना को जो योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की गई थी वो की गई थी 1972 में। इसे 1972 में योजना आयोग से इसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी या भिलांगना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए जो कौन सी मिट्टी, पीट मिट्टी है ना, वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी जो मोस्टली होती है वो कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, समृद्ध होती है, और जो मुख्य जल जमाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बनती है। ये भारत के कौन से जिलों राज्यों में, तो केरल में जो कि सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल
है वहाँ पर, और उड़ीसा के दलदली क्षेत्र में ये पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट और पोटाश की कमी होती है, और किसकी अधिकता होती है, तो देखिए कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, अर्जुन, प्रताप, जनक, पूसा, सिंधु, गंगा किस प्रकार की किस्में हैं। तो देखिए जो प्रताप, अर्जुन, पूसा, मालवी, पूसा किरण, पूसा सिंधु गंगा, नीलगिरी, करण, नरेंद्र, या बहुत सारी ये किसकी गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं ये सभी। क्या है, तो गेहूं एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा माना जाता है गेहूं। गेहूं वैसे फसल देखे तो कौन सी, रबी की फसल है गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटर बंदरगाह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पूर्ण कंप्यूटर बंदरगाह कौन सा, नहाव सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, वो भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटराइज बंदरगाह है, नहाव बंदरगाह। ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर, तो ये देखिए इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर है, तो ये नवी मुंबई जो है वहाँ पर ये स्थित है। ये नवीन आधुनिक सुविधाओं से युक्त पतन है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। इसे हम नहाव सेवा बंदरगाह कहते हैं। तो ये सबसे पहले कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो देखिए ये एसएसटी के 30 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।